Good morning, everyone. In today's class, we will be discussing few questions related to your legal GK, and then we will be moving towards the landmark judgment. Okay, so first of all, I will be sharing the questions with all of you. I hope you have gone through the yesterday's question answers which I have discussed, and there is no problem in that. So now the first question is that who is the current chief minister of Uttarakhand? रिसेंटली हमने देखा था कि उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, जो एग्जिस्टिंग पहले चीफ मिनिस्टर थे फॉर्मर, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए. सो हियर द ऑप्शंस आर तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड हरीश रावत. If you see, the former chief minister of Uttarakhand was okay. So we were talking about this chief minister of Uttarakhand. Okay, so the former chief minister of Uttarakhand was Mr. Tirath Singh Rawat, and he stepped down. And after him, now who is the current chief minister of Uttarakhand? He is Pushkar Singh Dhami. Now the second question is that what is the rank of India in the Global Cyber Security Index 2020 का निकाला गया था कि भाई साइबर सिक्योरिटी है, जो हैकिंग है या किस तरीके का कुछ भी है, तो उसमें इंडिया की रैंक कहाँ पर है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है. सो इंडिया स्टैंड्स एट द 10th पोजीशन इन द of India in the Global Security Index. Okay. Now next is that who is the youngest chief minister of Uttarakhand? If we see the current chief minister, okay, Mr. Pushkar Singh Dhami is the youngest chief minister of Uttarakhand. Okay, so the answer is Pushkar Singh Dhami. Now, अगर हम बात करें to which constituency Pushkar Singh Dhami belongs, ठीक है, कि वो कौन सी constituency से खड़े हुए थे, कहाँ थे. You have given answer for question number 4, Akansha. So the current chief minister of Uttarakhand is an MLA. ठीक है, कौन सी constituency से वो MLA हैं? वो हैं आपके खटीमा से. ठीक है, he is an MLA from Khatima. ठीक है. Now next question is that which is the largest milk producing country in the world? ठीक है, तो वो कौन है आपका? वो इंडिया है. सबसे ज्यादा जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री वो क्या है? इंडिया है. ठीक है, गुड आकांक्षा. ठीक है, स्टॉप वॉकिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट recently which ministry has released the glacial lake atlas of Ganga basin? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली ये ग्लेशियल लेक एटलस ऑफ गंगा बेसिन निकाला है? नो आकांक्षा, इट्स नॉट दैट. और कोई ऑप्शन आपको लग रहा हो? So the answer is Ministry of Jal Shakti. इससे याद रखना, ग्लेशियर की बात हो रही है, ठीक है, लेक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं पानी की बात हो रही है. ठीक है, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, सो बेसिकली दिस ग्लेशियर लेक एटलस of Ganga basin जो है was recently released by the Ministry of Jal Shakti. ठीक है, basically they analyzes the changes in the water bodies. ठीक है, ग्लेशियर लेक अपने आप में ही हिंट है, लेक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जल शक्ति विभाग ही करेगा. ठीक है, ये एनालाइज कर रहे हैं जो भी चेंजेस हो रहे हैं वाटर बॉडीज में इन द हिमालयन रीजन. ठीक है, हिमालयन रीजन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ओवर द पीरियड की, भाई हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उससे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो वाटर बॉडीज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं which can this study about these changes, it can be used
for assessing or for analyzing the impacts of climate change. ठीक है, कि climate change से इन लेक पे, ग्लेशियर लेक्स पे क्या असर पड़ रहा है, ताकि हम प्लानिंग कर सकें, प्री प्लानिंग कर सकें अबाउट द डिजास्टर रिस्पॉन्सेज, की अगर कोई डिजास्टर आता है तो हमें कैसे उसके रिस्पॉन्स के लिए तैयार होना चाहिए. ठीक है, अराउंड 4000 ग्लेशियर लेक्स जो है दे हैव बीन मैप्ड इन गंगा रिवर बेसिन. ठीक है, विद द aggregate lake water covering an area of 20,685 हेक्टेयर्स. ठीक है, तो बेसिकली ये सब स्टडी हो रही है, वो हो रही है जो भी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहा है उसे स्टडी करने के लिए, वाटर बॉडीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस है या कुछ है, उन पे क्या असर पड़ रहा है. ठीक है, ये जो एटलस है इट इज करेंटली अवेलेबल ऑन भुवन पोर्टल ऑफ इसरोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. ठीक है, वहां पे ये जो एटलस है ये अवेलेबल है, जो प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन ऑन दी एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ ग्लेशियर लेक्स. ठीक है, उससे कैसे वो बढ़ रही है, घट रही है, पानी का क्या हो रहा है, वो सब स्टडी में मदद करता है. ठीक है, now next question is that as of 2021 which is the world's largest political party? किसी को ट्राई करना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? यस, गुड आदर्श, बीजेपी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कंट्री announced intermediary guidelines and digital media ethics code? Anyone wants to try? कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली अनाउंस की है इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड? No one wants to try this. It's the easiest one. रिसेंटली इंडिया ने ही तो ये इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड निकाले हैं. हम बार बार रोज पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, क्या गाइडलाइंस आई है, ट्विटर नहीं मान रहा है, कि फेसबुक नहीं मान रहा है, कि गूगल नहीं मान रहा है. रोज हम पढ़ते हैं कि ट्विटर ने अब ये बात मान ली. ठीक है, व्हाट्सएप मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इतना तो पढ़ा. तो जो हमारे जो डिजिटल लॉज है, जो डिजिटल मीडिया लॉज है, ठीक है, वो कहाँ है? इंडिया ने तो अभी रिसेंटली अनाउंस किए हैं. जो इंडिया वाले उन्हीं का नाम तो है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड. ठीक है, ये तो याद रखो, कैसे निकलेगा क्लैट अगर ये वाली बात नहीं पता है तो. ठीक है, रिसेंटली अनाउंस की है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म जो है उसे डेवलप किया जाएगा. ठीक है, कि भाई कैसे है ना, जो भी इंटरमीडियरीज है उन्हें जो जो ध्यान रखना है. ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं, कोई ग्रीवियंस रिट्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना हो, चाहे कोई भी डिटेल्स देनी हो. ठीक है, वो सब कुछ अभी नए लॉज आए हैं, इंडिया ने निकाले हैं, और उन लॉज का ही ये नाम है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड. ठीक है, उन्हीं का नाम है, याद रखना. अभी बहुत चांसेस हैं इस बार की इस ये डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन आए, क्योंकि इतना हवा अभी मचा हुआ है, इतने लॉज वगैरह सब बनाए हैं, तो इसमें से शायद कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या इस तरीके से कोई लीगल जीके का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज that which article is associated with the appointment of chief minister by the governor of the state? ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. अगर याद होगा तो ही आता होगा, नहीं याद होगा तो नहीं होगा. इसका है आंसर आर्टिकल 164. ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको? चीफ मिनिस्टर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है स्मॉल टिकट लोन्स, नेम पोस्टपेड? ठीक है, कौन सा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो इसका आंसर है आपका पेटीएम.
अभी रिसेंटली पेटीएम है जिसने एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके लिए अनाउंस किया है स्मॉल टिकट लोन्स, ठीक है, जो डिजिटल पेमेंट है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है पेटीएम, उसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर सर्विस क्या करेगी, ये सर्विस एनेबल करेगी यूजर्स को टू गेट लोन, ठीक है, टू गेट लोन फ्रॉम ₹250 to ₹1000। इतने छोटे छोटे लोन्स भी ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। और ये किसके साथ पार्टनरशिप में इन्होंने लिया है, इट इज इन पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो जो यूजर्स हैं दे विल बी असिस्टेड टू मेंटेन लिक्विडिटी, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, और इस वजह से वो इस तरीके के लोन जो 250 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड करेंगे। लोग इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल, जैसे जो लेबरर्स हैं या वो हैं, आजकल पेटीएम सबके पास है कि वो इस तरह का लोन लेके अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें, क्योंकि ये उन्होंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि पेंडेमिक है, जरूरत है, उसे ये लेकर आए हैं, ठीक है। सो विच डिजिटल प्लेटफॉर्म अनाउंस स्मॉल टिकट लोन्स नेम पोस्टपेड मनी, इट इज पेटीएम, ठीक है, याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज दैट which organization has released the global forest goals report 2021? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जिसने करी है? अब अगर हम ग्लोबल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, अब देखो कई बार अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो हमें ऑप्शंस में से हम कैसे तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। जैसे सपोजिटली इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 निकाली। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक का कम चांसेस है, FAO का भी कम चांसेस है, ठीक है, WWF है, ठीक है, इकोसॉक है। इकोसॉक की क्या है आपकी फुल फॉर्म, ठीक है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, सोशल अफेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी सोसाइटी को लेके कि भाई कुछ कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, उस सब चीजों की बात हो रही है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, शायद ये रिस्पॉन्सिबल हो, शायद इन्होंने किया, क्योंकि ये सोशल और उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या हो गई आपकी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसका फॉरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ऊपर वर्ल्ड बैंक का भी कुछ लेना देना नहीं है कि भाई वर्ल्ड बैंक तो पैसे वैसे से डील करता है, ठीक है, तो इस वाले से बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं WWF की बात करूं, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अब इसका और इसका कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई वो नेचर की बात कर रहा है और इकोसॉक भी सोशल और इसकी बात कर रहा है, तो इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो डिटरमाइन, वो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इकोसॉक, ठीक है, वो आंसर होगा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है इसमें हमें प्रोवाइडेड है एक ओवरव्यू, ठीक है, ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, कि क्या चल रहा है, कैसे प्रोग्रेस हो रही है, किस तरीके की प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग दी 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, ठीक है, जो भी 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है उन्हें अचीव करने की, एंड देयर 26 एसोसिएटेड टारगेट्स के सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। तो ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बताया है फॉर फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट का क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है, कैसे चलना चाहिए, और ये 2030 तक का पूरा प्लान है, ठीक है। तो ये वो है, एंड द फर्स्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया बाय 3% बाय 2030, ठीक है, 2030 तक ये 3% फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डिसाइड हुआ है कितना परसेंट बढ़ना चाहिए, तो द आंसर इज 3%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which organization has
released the global e-commerce report 2019. तो ये जो रिपोर्ट है ये निकाली है आपकी UNCTAD ने, ठीक है. So basically the estimates of global e-commerce report 2019, it has been released by United Nations Conference for Trade and Development. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने निकाली है. यस आकांक्षा, गुड. ठीक है, उन्होंने ये निकाली है. अगर हम देखें ये ठीक है, उन्होंने ये निकाली है. वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई कैसे चल रहा है ये जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ई कॉमर्स में ड्रास्टिक चेंज आया है. अब हम मोस्टली चीजें अपनी ई कॉमर्स वगैरह से मंगाते हैं, जो भी आपके ऑनलाइन रिटेल सेल्स वो है उससे मंगाते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें इस रिपोर्ट में शामिल है, दैट इज रिलेटेड टू योर ई कॉमर्स रिपोर्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी कंट्री ने जो अभी साइक्लोन आया था ताउते, उसका नाम निकाला था? एनीवन? Which country has coined the name Taute for the cyclone in Arabian Asia? आकांक्षा, ये कैसा आंसर होता है? ऐसे एग्जाम को अब कितने से दिन बचे हैं? ऑप्शन इज सी, म्यांमार. ठीक है, म्यांमार ने निकाला था. ठीक है, सो ये जो है आपका टाउते, किसने नाम दिया था? अरेबियन सी ने. नाउ विच कंट्री हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस? एनी आइडिया? आज तो क्वेश्चन तुम लोगों के जनरल इंटरेस्ट के हैं, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. दिन भर कोविड आता रहता है, कहीं भी कुछ भी देखो. कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली रिलीज की है वर्ल्ड की पहली एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस? इट्स रशिया. रशिया ने निकाली है पहली आपकी फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस. ठीक है, सो उसका नाम क्या है? इट हैज बीन नेम्ड एज कार्निवैक कोव. ठीक है, ये है इसका नाम. आई होप इट इज यू ऑल ऑफ यू कैन रीड. ठीक है, सो ये उन्होंने निकाली है अगेंस्ट दी फॉर एनिमल्स. ठीक है, कार्निवैक कोव. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which cryptocurrency has launched NFT, non-fungible token marketplace for Indian artists and creators? ठीक है, कौन सी cryptocurrency exchange है जो कि अभी has launched NFT, that is your non-fungible tokens. ठीक है, वो क्या है? That is your option A, WAZIRX. ठीक है, WazirX. ठीक है, सो द इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ठीक है, WazirX हैज लॉन्च्ड अ NFT. ठीक है, सो उन्होंने ये लॉन्च की है. ठीक है, द मार्केट प्लेस फॉर इंडियन आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स. ठीक है, अंडर दिस मैकेनिज्म बेसिकली योर इंडियन आर्टिस्ट कैन प्लेस देयर डिजिटल एसेट्स. ठीक है, जैसे कोई आर्ट पीस हो गया, कोई ऑडियो फाइल हो गई, कोई वीडियोस हो गया. ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? कैन बी प्लेस देयर फॉर ऑक्शन ओवर द ब्लॉकचेन बेस्ड. ठीक है, तो इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने लॉन्च की है? दैट इज योर WazirX. ठीक है, वो लॉन्च हुई. नाउ नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म of the maxim de minimis non curate lex. अब ये लैटिन मैक्सिम है, जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने समझाया भी था कि कैसे हमें डिटरमाइन करना है. अगर इस तरीके से लैटिन मैक्सिम कोई भी आपके पेपर में आ गई तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मीनिंग ऑफ द मैक्सिम क्या है, हमें किसका मीनिंग बताना है? डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स.
ठीक है, इसका मतलब बनाना है। अब हमें क्या शब्द समझ में आ रहा है इसके अंदर पूरे में से? मिनिमिस, मिनी, कम। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है दैट वन हु हैज कंसेंटेड फॉर द एक्ट सफर्स नो इंजुरी। ठीक है, अभी हमें पता है कहीं इंजुरी की बात होती है तो जब लैटिन की बात करते हैं तो इंजूरिया टर्म यूज हो रहा होता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी इंजरी की बात होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे कहीं ऊपर इंजूरिया इस तरह का शब्द है ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? दैट द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल यानी छोटा, छोटी मोटी चीजों से। ठीक है, अभी हमने कहीं ना कहीं मिनिमिस से भी हमने छोटा वर्ड निकाला था, इसका मतलब भी हम छोटा, छोटी मोटी चीजें। ट्रिवियल थिंग्स भी मतलब छोटा मोटी चीज, छोटी मोटी। ठीक है, the next is agreeing upon the same thing in the same sense। ठीक है, तो इसका और इसका भी कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, and the option is none of the above। So the correct option will be, anyone wants to try that what is the meaning of maxime de minimis non curate lex? किसी को ट्राई करना है? So here the correct option, the correct option will be option C, agreeing upon sorry, not C, B, the law does not concern itself with trivial things। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डी मिनिमिस नॉट क्यूरेट लेक्स। ठीक है, छोटी मोटी चीजें, ट्रिवियल से हमने निकाला था कि अच्छा छोटी मोटी बातों की बात हो रही है। सो द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिवियल थिंग्स। ये पूरा मैंने भेजा है, ठीक है, प्लीज रीड इट और फिर उसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, द नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gives the procedure for impeachment of president। ठीक है, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात की थी कि कैसे दोनों हाउसेस जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि ये पास होना है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, तभी हम क्या होता है प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61। अब ये जो डायरेक्ट आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन है ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द नेशनल एम्बलम वाज टेकन फ्रॉम। ठीक है, कहाँ से हमें हमारा नेशनल एम्बलम मिला है? ठीक है, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन आवर नेशनल एम्बलम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप लोगों का? एनीवन वांट्स टू ट्राई? नेशनल एम्बलम किसी को ट्राई करना है? हमने अशोक पिलर से अपना नेशनल एम्बलम लिया है। ठीक है, जो अशोक पिलर है वहां से हमने हमारा नेशनल एम्बलम लिया है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? मैं कई बार बता चुकी हूँ। एनी आइडिया? हमने लिए हैं यूएस से, अमेरिका से हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सोर्स ऑफ आर गेटिंग आर फंडामेंटल राइट्स इज यूएसए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सत्यमेव जयते। ठीक है, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है सत्यमेव जयते? इट इज मुंडका उपनिषद। ठीक है, उपनिषद है, उसमें से कौन से उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते, जो सत्य की विजय, ठीक है, दैट इज मुंडका उपनिषद। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? देयर वर 395। ये मैं आप लोगों को हिस्ट्री में बता चुकी। ठीक है,
प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कुछ तैयारी हो रही है आप लोगों की, नहीं हो रही है? क्या चल रहा है प्रिपरेशन का? सिम्बायोसिस का किस किसने भरा है? आकांक्षा एंड आदर्श फॉर्म भरा है सिम्बायोसिस का? वाई? क्यों नहीं भरा है फॉर्म? एक प्रैक्टिस हो जाती है। आई टोल्ड यू टू फिल अप द फॉर्म, सारे फॉर्म्स भरिएगा। चलिए now move on to your judgment part. And Adarsh, what about you? Have you filled the form? Okay, now today we will talk about section 66A. ठीक है, section 66A of the IT Act. तो ये जो section 66A है of the IT Act, ये किस चीज से डील करता है? सबसे पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। What is this section 66A of IT Act? ठीक है, ठीक है, ओके आकांक्षा, ठीक है। तो सेक्शन 66A है जो IT एक्ट का, ठीक है, डील्स विद योर दिस IT एक्ट किससे डील करता है कि अगर किसी भी तरीके का ऑफेंसिव मैसेज है, ठीक है, जिसे आप कंप्यूटर के थ्रू जो है आप कहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे आप लोग कोई भी चीज अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव शेयर कर रहे हो, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन या टैबलेट से, देन you will be punished. ठीक है, this section was used to punish ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर कोई भी आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो जो ऑफेंसिव समझी जा रही है या जो मीनेसिंग है या फिर जो फॉल्स है, ठीक है, जिससे किसी तरीके का अनॉयंस हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, कोई किसी की कोई इंसल्ट हो रही है, डेंजर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसे आप उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसका बहुत मिसयूज हो रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कुछ अपने फेसबुक वगैरह पे कुछ शेयर वेयर कर देता था तो क्या होता था, उसे पकड़ लिया जाता था, उसे पनिशमेंट दी जाती थी। किसके अंदर? सेक्शन 66A के अंदर, कि आपने जो भी कुछ भी शेयर किया है वो ऑफेंसिव है, वो मीनेसिंग है, ठीक है, इट इज कॉजिंग अनॉयंस एंड इनकन्वीनियंस, इट इज कॉजिंग डेंजर। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन 66A को एक केस आया था, श्रेया सिंघल का केस, उस केस में 66A को स्क्रैप कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली हम क्यों ये 66A आज समझ रहे हैं, वो रीजन ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, केस फाइल किया था। PUCL एक एनजीओ है, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक एनजीओ है, तो उन्होंने केस फाइल करा था और ये कहा था कि ये जो केस जो है, हमने जो सेक्शन 66 है जिसे हमने स्ट्रक डाउन कर दिया है, वो गलत है। ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी केसेस, 745 केसेस जो है दे आर स्टिल पेंडिंग। ठीक है, जहाँ पे 66A के अंदर उन्हें ऑफेंडर माना गया था। सोचो तब का केस चल रहा है, 7 साल पहले उन्होंने इस केस को जो है वो कर दिया। ठीक है, so this particular PIL was filed on the basis of the data that was collected by the Internet Freedom Foundation. ठीक है, वो केसेस को ट्रैक कर रही थी कि कौन से वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं, कौन से अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, एंड क्या पाया गया कि जो श्रेया सिंघल का जजमेंट था, ठीक है, उस समय उस समय जो था, उन्होंने सेक्शन 66A जो है वो हटा दिया। ठीक है, और उस समय कितने 1307 केसेस जो थे वो रजिस्टर्ड थे अंडर सेक्शन 66A। ठीक है, तो अब उनका क्या किया जाए? ठीक है, आपने तो स्ट्रक डाउन कर दिया केस जिसके अंदर वो पनिशमेंट उन्हें मिली थी, वो सेक्शन ही नहीं रहा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल, उन्होंने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, कि जो ये स्टैट्यूट बुक्स हैं, ठीक है, उनमें आज भी 66A है। ठीक है, एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, जैसे आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, आज भी जब
आप IT एक्ट पढ़ोगे उसमें 66A गिवन है, ठीक है। एंड the Supreme Court has struck down this particular section 66A in 2015, ठीक है। और ये कहा था कि भाई ये बहुत वेग है, आर्बिट्ररी है, ये पावर दे रहा है किसको, गवर्नमेंट बॉडीज को, कि वो ऐसे ही किसी, अगर किसी ने भी कोई बात कही है तो उसको लेके पकड़ के अंदर कर दो, ठीक है। सो इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस, ठीक है। और ये भी समझा गया था कि ये जो राइट है, ये जो हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमसे छीना जा रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन के वजह से। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस हुआ इशू किया है और पॉइंट आउट किया है कि कितने सारे केसेस आज भी पेंडिंग है जो सेक्शन 66A के हैं, ठीक है। नाउ we will understand this particular case of Shreya Singhal versus Union of India. It is also a very important case law जहाँ पे ये सब चीजें हुई थी, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, पुलिस ने 2 वुमेन को अरेस्ट किया था। क्या रीजन था उनको अरेस्ट करने का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ पोस्ट किया था, ठीक है, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स थे ऑन फेसबुक, ठीक है, अबाउट द शटिंग डाउन ऑफ मुंबई आफ्टर द डेथ ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने कुछ कमेंट्स वगैरह करे थे फेसबुक पे और इस वजह से पुलिस ने क्या किया था, पुलिस मेड द अरेस्ट अंडर सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, ठीक है, उसमें उन्होंने उनको वो किया। Now this जो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो पनिश कर रहा है उन लोगों को जो कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के मीडियम के थ्रू कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मिनेसिंग है या जो ऑफेंसिव है वो पोस्ट करता है, ठीक है। और जानते हुए कि भाई ये गड़बड़ है, ये इंफॉर्मेशन फॉल्स है, फिर भी वो उस तरीके की इंफॉर्मेशन पोस्ट करता है, ठीक है। सो द पुलिस मेड द अरेस्ट अंडर सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो इसलिए 2 वुमेन को अरेस्ट किया गया था उस समय, क्योंकि उन्होंने दे posted, they commented on something about the shutting down of the Mumbai city because of a political leader, because of the death of a political leader. 2 बाद में वो वुमेन को रिलीज कर दिया था, ठीक है, उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन ये जो मैटर है काफी मीडिया में आ गया था, ठीक है। इस मैटर को काफी मीडिया का अटेंशन और क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है। जिन वुमेन को पकड़ा गया था, ठीक है, उन्होंने पेटिशन फाइल की एंड दे वर चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 66 से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट कि ये वायलेट कर रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सब कुछ, ठीक है। सो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो था, उन्होंने इनिशियली जो था वो इशू किया एक इंटरिम मेजर, ठीक है, किसमें, सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर केस में। और उन्होंने क्या कहा इस केस में कि हमें प्रोहिबिट करना चाहिए इस तरीके की अरेस्ट, ठीक है, विच इज पर्सुएंट टू सेक्शन 66 से, ठीक है। जब तक ये जो अरेस्ट है वो अप्रूव नहीं हो जाती किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से, हमें इस तरीके से अरेस्ट नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। एंड द कोर्ट आल्सो एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द प्रोविजन, ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात हो रही थी, सबकी बात हो रही थी, तो वो सब चीजें जो है वो इसके अंदर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली ये सब कुछ इशू किया था और ये केस सब आया श्रेया सिंघल की केस में, क्योंकि वहां पर उन वुमेन को सिर्फ उन्होंने कुछ फेसबुक पे पोस्ट कर दिए थे कमेंट्स, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया, ठीक है। बाद में उन्हीं वुमेन ने PIL फाइल की, पिटिशन फाइल की और उस केस में ये क्या कहा गया, पिटिशन फाइल करने के बाद कि किसी को भी आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो शुड बी अप्रूव्ड, दैट अरेस्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जो प्रोविजन है वो एड्रेस किया। नाउ व्हाट द डिसीजन केम, व्हाट वाज द डिसीजन दैट केम, एक जस्टिस है दैट इज जस्टिस चलमेश्वर, ठीक है, और नरिमन ने डिलीवर किया था। उन्होंने क्या बोला था कि सेक्शन 66A के साथ क्या मेन इश्यू है, मेन प्रॉब्लम ये है कि वो हमसे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले रहा है,
ठीक है, वो हमसे ले रहा है, जो हमें 19(1)(a) में गिवन है कि हम कोई भी अपनी बात कह सकते हैं, कोई भी अपनी बात बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो जो पावर है हमसे ली जा रही है। तो ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है, जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड है, जिसमें प्रोवाइडेड है कि हम हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो पावर जो है एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू sovereignty, integrity, security of the state, friendly relations with foreign states या फिर public order, उनसे क्या है वो है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात सबसे पहले समझी गई, कोर्ट को प्रॉब्लम लगी कि भाई ये तो लोगों से उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी ले रहा है। फिर दूसरी बात क्या आई, पिटिशनर क्या बोल रहा था बार बार, वो वुमेन जिसने केस फाइल किया था, कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि बिकॉज इट्स इंटेंशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनॉयंस और इनकन्वीनियंस या कुछ भी, ठीक है, वो इट वाज आउटसाइड द सेगमेंट ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। भाई हमने हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे लिमिटेशंस लगाई हैं, मगर वो लिमिटेशंस कहाँ गिवन है? वो लिमिटेशंस आपको गिवन है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। लेकिन 66A के अंदर जो पनिशमेंट मिल रही है, वो उसमें से कोई भी चीज जो है वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में आपको गिवन नहीं है। जैसे कि क्या क्या गिवन है आपका, अनॉयंस है, इनकन्वीनियंस है, डेंजर है, ये सब कुछ भी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में नहीं गिवन। तो हम क्यों किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले रहे हैं? ठीक है, इसलिए कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा कुछ प्रोविजन गिवन ही नहीं। ठीक है, तो ये कहा गया था ये वेग है, ये आर्बिट्ररी है। ठीक है, ये लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो ले रहा है। ठीक है, और ये भी कहा था कि ये गड़बड़ है, ये लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले रहा है। Now next what the court has seen is that the कि उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला और उसके लिए क्या बताया गया कि ये जो स्टैट्यूट है, ये जो स्टैट्यूट है, ये क्लियरली वायलेटिव है ऑफ द राइट्स that are provided under part 3 of the constitution, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वायलेटिव है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एन अब्यूज ऑफ अ प्रोविजन, ठीक है, कोई जो अब्यूज है, कोई प्रोविजन है वो मिला हुआ है, तो इट इज नॉट अ ग्राउंड टू डिक्लेयर द प्रोविजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम उस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। ठीक है, प्लस द गवर्नमेंट was also of the opinion कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये बहुत लूज है, ठीक है, लूज लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर इनवैलिडिटी, क्योंकि ये जो लॉ था इट इज कंसर्न्ड विद द नोवेल मेथड्स ऑफ डिस्टर्बिंग पीपल्स राइट। ठीक है, ये लोगों का कुछ भी इंटरनेट पे पोस्ट करने का राइट ले रहा है, ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है ये राइट वेग है, लेकिन हम वेगनेस को ये नहीं कह सकते दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, राइट्स जा रहे हैं, ठीक है ये वेग है, लेकिन इसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, so the government contended that mere presence of abuse of a provision cannot be a ground to declare any provision as unconstitutional. ठीक है, वो उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। Then moreover the court has also discussed 3 fundamental concepts। ठीक है, 3 fundamental concepts थे and court understood that, ठीक है, जो कि है freedom of expression है, ठीक है, वो सब बात हुई है। तो according to the court, discussion or any advocacy of a particular cause, ठीक है, जो unpopular है या जो भी है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हमारी फ्रीडम ले रहा है। ठीक है, इट अमाउंट्स टू दैट पर्टिकुलर लॉ में कर्टेल द फ्रीडम, कब, जब वो हमारी एडवोकेसी ले रहा है। ठीक है, आप किसी को ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट, ठीक है, वाया एनी प्लेटफॉर्म। नाउ दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस जो सेक्शन 66A है, ठीक है, उसके पास क्या एबिलिटी है, इट हैज द एबिलिटी, ठीक है, कि वो लिमिट कर सकता है किसी भी इंटरनेट कम्युनिकेशन को।
ठीक है, किसी भी इंटरनेट के कम्युनिकेशन को, इस तरह के कुछ को भी उसको लिमिट कर सकता है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन हैज नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है, किसी डिस्कशन को या एडवोकेसी को। अगर आपने कोई बात कही है मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगा, अगर आपने इस तरह से कुछ भी पोस्ट किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अनोइंग, इनकन्वीनियंट, ठीक है, इट इज ऑफेंसिव। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और इस वजह से क्या हो रहा है, इट इज लेड टू एन इमिनेंट कैजुअल कनेक्शन विद पब्लिक डिसऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये क्लियरली स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके के प्रॉक्सिमेट रिलेशन को। ठीक है, कि क्या रिलेशन है, कैसे हम पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करें, ये सब कुछ भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्टैब्लिश नहीं है। ठीक है, सो द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 66A, ठीक है, यानी कोई भी आपने मैसेज भेजा है या कुछ भी करा है, इफ इट इज कॉजिंग एनी काइंड ऑफ अनॉयंस और इंसल्ट, सो इस वजह से क्या हुआ, जो लॉ है कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बना पा रहा था बिटवीन दी मास between the mass dissemination and dissemination to only one person। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा था और इससे से क्या हो रहा था, जो पब्लिक ऑर्डर था वो अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, ये जो अटेम्प्ट था जो सेक्शन 66A ने करा था, इट वाज अ वैलिड अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके के डिफेमेटरी स्टेटमेंट को बोलने से पहले या कोई भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इसे डिफेमेशन का मेन इंग्रेडिएंट है कि उस पर्सन की रेपुटेशन किसी तरीके की इंजरी हो रही। ठीक है, और ये जो लॉ है ये it does not concern with this objective। इस लॉ में कहीं पे भी रेपुटेशन की बात नहीं कही जा रही है। ठीक है, सो इट कंडेम्स ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स जो किसी इंडिविजुअल को या फिर उससे अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं था। देन नेक्स्ट इज कि कोर्ट ने रिसेंटली अभी क्या हेल्ड किया है कि गवर्नमेंट जो है फेल हो गई है ये बताने में कि जो लॉ का जो मेन इंटेंशन है, इट इज द इंटेंशन इज टू प्रिवेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ये नहीं बता पा रही है या नहीं समझा पा रही है कि मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 66A इज कम्युनिकेशन, की इस तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, थ्रू द मीडियम ऑफ दीज फोन्स, टैबलेट्स, जिससे क्या हो, लोग इंसाइट हो या फिर किसी भी तरीके के झगड़े की भावना भड़के। ठीक है, जस्ट बिकॉज कुछ अनॉयंस हो रही है, कुछ इनकन्वीनियंस हो रही है और शायद कोई डेंजर हो जाए। ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर नॉट द ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड, इसे हम आईपीसी के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, पिटिशनर्स जो थे उन्होंने चैलेंज की वेगनेस। ठीक है, और इसीलिए कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल फॉलो किया, कोर्ट ने प्रिंसिपल फॉलो किया, प्रेसिडेंट फॉलो किया यूनाइटेड स्टेट्स का, और कहा कि जहां पे कोई भी रीजनेबल स्टैंडर्ड्स, रीजनेबल गाइडलाइंस जो है नहीं मिली हुई है, ठीक है, ताकि हम डिफाइन कर सकें पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है, जो कि कोई ऑफेंस वगैरह क्रिएट करते हैं, या फिर जहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं गिवन है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जो वेग है, देन इट शुड बी स्ट्रक डाउन, क्योंकि वो क्या होगा, इट विल बी आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल, क्योंकि कोई प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड नहीं है, इस तरीके का कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। और कोर्ट ने क्या बोला, दैट सेक्शन 66A, ठीक है, बहुत ही ओपन एंडेड है। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट इज वॉइड फॉर वेगनेस। ठीक है, ये गलत है, ये बहुत ओपन एंडेड है, यहाँ बहुत सारी चीजें जो है डिटरमाइंड नहीं है। The court also said that 66A जो है वो capable है for providing chilling effect on the right to freedom of speech and expression, क्योंकि जो प्रोविजन है, जो ये सेक्शन 66 है, ये फेल हो जाता है टू डिफाइन द टर्म। ठीक है, ताकि भाई कोई क्या, किस तरीके की इनकन्वीनियंस, किस तरीके का अनॉयंस, क्या वेगनेस है, क्या है, कुछ भी ऐसा जो है आपका आर्टिकल सेक्शन 66A में गिवन नहीं है। ठीक है, then court also pointed out the difference, the intelligible difference that is there between information transmitted through internet and other forms of speech।
ठीक है, तो वो सब बताने के लिए इट इज परमिटिंग द गवर्नमेंट कि वो क्रिएट कर सके सेपरेट ऑफेंसेस। ठीक है, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए आप अलग से ऑफेंसेस बनाइए। ठीक है, जो कोर्ट है अकॉर्डिंगली द कोर्ट जो है उसने रिजेक्ट कर दिए पेटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कि सेक्शन 66 है वो है वायलेशन है आर्टिकल 14 के अंदर और ये सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड। देन कोर्ट ने जो पेटिशनर्स का जो चैलेंज था प्रोसीजरल अनरीजनेबलनेस वो भी एड्रेस की। ठीक है, कि भाई ऑलरेडी दे हैव डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन सब्सटेंटिव ग्राउंड्स। ठीक है, तो ये सब चीजें बात करी एंड फाइनली अंडर दिस केस द सेक्शन 66A was struck down. Okay, now next case is related to Hiral P. Harsora and others versus Kusum Narottam Das. ठीक है, अब ये केस डील करता है आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। यहाँ पे ये एक सेक्शन से डील करता है उसके जहाँ पे ये लिखा हुआ है, जहाँ पे एक मेल मेंबर जो लिखा हुआ है, जो वर्ड मेल मेंबर है उसका इंटरप्रिटेशन समझे। इस केस में क्या हुआ था, मदर पुष्पा नरोत्तम, ठीक है, उन्होंने और उनकी बेटी ने केस फाइल किया था डोमेस्टिक वायलेंस का। किसके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ था? उनके खुद के बेटे के और उसके भाई के अगेंस्ट। ठीक है, उनके भाई के अगेंस्ट ये केस जो है वो फाइल हुआ था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, और ये कहा था कि बहुत सारे वायलेंस एक्ट जो है हमारे साथ किए गए हैं। ठीक है, लेकिन साथ में ही ये कंप्लेंट जो है उन्होंने 27 जून को वापस भी ले ली थी, इस लिबर्टी के साथ कि अगर फ्यूचर में इस तरीके का कोई भी इवेंट होता है, अगर फ्यूचर में हमारे साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो हम ये केस क्या करेंगे, हम ये केस फाइल वापस करेंगे। ठीक है, तो कुछ समय बाद जो है मदर और डॉटर ने वापस से जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, खुद अपने ही बेटे और ब्रदर के अगेंस्ट में। ठीक है, साथ ही अपने सिर्फ ना कि सिर्फ अपने बेटे और भाई के अगेंस्ट, लेकिन उसकी वाइफ और बाकी जो और डॉटर्स थी मदर की उनके अगेंस्ट भी ये केस फाइल हुआ था। नाउ ये जो रिस्पोंडेंट्स थे, ठीक है, जो बेटा भाऊ थे, उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास जो है एक एप्लीकेशन मूव की। ठीक है, कि भाई जो वाइफ है उसकी उसे निकाल दिया जाए, वाइफ और दो जो बेटियां हैं उन्हें निकाल दिया जाए, उनके अगेंस्ट हम केस फाइल नहीं कर सकते। और इसकी रीजनिंग उन्होंने क्या दी, उन्होंने रीजनिंग ये दी कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 है, ठीक है, और अगर हम उसे सेक्शन 2 सब क्लॉज क्यू के साथ पढ़ें तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वायलेंस मेड ओनली बी मेड अगेंस्ट एनी एडल्ट मेंबर, कि हम किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ उस इंसान के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं विच इज एन एडल्ट मेल मेंबर्स। ठीक है, और उन्होंने ये बात की कि भाई जो बीवी है और जो बहनें हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आती, वो इस एडल्ट मेल मेंबर की कैटेगरी में नहीं आती। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, डिसमिस कर दी ये एप्लीकेशन बाय रिजेक्टिंग इट। ठीक है, फिर रिस्पोंडेंट्स जो थे वो कहाँ गए, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर गए, बट उन्होंने कहा कि आप इसे समझिए, यहाँ पे सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर लिखा हुआ है और बीवी और बहनें उस कैटेगरी में नहीं आती। तो क्या हुआ, उन्होंने डिसमिस कर दी और फिर वो लोग कहाँ गए, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गए। ठीक है, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या करा, उन्होंने लिटरली समझा किसको, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। ठीक है, उन्होंने लिटरली समझा, वर्ड बाय वर्ड समझा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर रिट पिटीशन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, और क्या बोला कि ये जो वाइफ है और दो बहनें हैं, ठीक है, उनके ऊपर से कंप्लेंट जो है उसे डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, देन the high court order finally attained the finality। ठीक है, और इस केस में the current case and the proceedings came up due to the fact that जो complaints थी, जो complainants थे मदर और डॉटर, उन्होंने वापस से जो है पिटिशन फाइल की अगेंस्ट दैट जजमेंट। ठीक है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीवी को और बहनों को छोड़ दिया था, लेकिन फिर ये केस वापस फाइल किया मदर और बेटी ने।
ठीक है, टू द डिवीजन बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या कहा था कि ये जो सेक्शन 2 सब क्लॉज क्यू ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। ठीक है, अब इस केस में वापस हाई कोर्ट को समझना था। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इट शुड नॉट बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन। ठीक है, और इसे हमें कैसे समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड इट एज द पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसको हम सिर्फ अकेले सेक्शन को ना समझें और समझें कि भाई नहीं ये तो सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर बोल रहे हैं, नहीं, इसे हमें पूरे इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के उसके अकॉर्डिंग समझना चाहिए। ऐसा हाईकोर्ट ने बोला जब वापस से डिवीजन बेंच के पास केस फाइल हुआ, उन्होंने ये चीज बोली। सो व्हाट दे सेड दैट it should be read in particularly with the given definitions। ठीक है, definitions के साथ आपको समझना चाहिए, और किसकी definitions के साथ, aggrieved person की definition के साथ, domestic relationship की definition के साथ, ठीक है, या फिर शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन के साथ हमें ये समझना चाहिए, पूरा सेक्शन 2 सब क्लॉज क्यू को समझना चाहिए। ठीक है, और अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अगर हम इन सब चीजों को साथ में पढ़ेंगे, then the complaint filed by the mother and daughter for against the domestic violence which is done against them, ठीक है, is can be maintainable। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो ना कि सिर्फ एक एडल्ट मेल मेंबर ने किया था, बल्कि उसके साथ और भी लोग मौजूद थे। ठीक है, तो इसलिए हम जो पिटीशन है वो सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर के अगेंस्ट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मदर और डॉटर के साथ है। ठीक है, जो कंप्लेनेंट्स हैं वो अग्रीव्ड है। ठीक है, वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रह रही है, उनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो थी उसके अंदर बोली गई कि आप उसे उस तरीके से, उस वे में जो है उसे समझिए। ठीक है, सो दे सेड, they pleaded that that this definition of adult male member should include the wife and the sisters of Pradeep। ठीक है, उसको उन्हें वो include करना चाहिए। ठीक है, then next is that it was understood that it can be seen that the complainant can be maintainable against the wife and the sisters। ठीक है, जो कंप्लेंट है वो वाइफ और सिस्टर्स के अगेंस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एज अ होल आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर को जो है हम उसमें कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर स्टिल इन द नेचर ऑफ, दे आर स्टिल इन द डोमेस्टिक नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, एंड वो क्या है, साथ में रह रहे हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, अग्रीव्ड पार्टीज हैं, और इसीलिए the protection of the complaint that is filed under the protection under this domestic violence act is maintainable। क्योंकि अगर ये कंप्लेंट फाइल हुई है, इट इज ओनली अगेंस्ट द डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर उनके अगेंस्ट होती तो वो सिचुएशन अलग होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो केस है इसके अंदर सब लोग शामिल हैं, इसे हमें एज अ होल समझना हो। ठीक है, so the issue that came before the court was, first issue was that the court needs to ascertain the objective, कि क्या ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। ठीक है, उनका क्या रोल है कि हम कैसे वुमेन को प्रोटेक्ट करें इन जनरल। ठीक है, तो उनका क्या काम है, उन्हें डिटरमाइन करना क्या इशू है कि कोर्ट को देखना पड़ेगा, एसर्टेन करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देन नेक्स्ट इशू जो आया वो था कि अगर ये जो वर्ड्स हैं एडल्ट मेल मेंबर वो वायलेटिव है आर्टिकल 14 के, क्योंकि आर्टिकल 14 में हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, कि हम भाई कोई मेल और फीमेल में अंतर नहीं करते, तो क्या ये जो वर्ड एडल्ट मेल मेंबर है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, कि भाई सिर्फ इसीलिए कि वो एक जो है वो फीमेल है इसलिए वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकती, तो वो गलत है। Then third issue was that these words adult male member जो है वो जो which is provided under your domestic violence act, ठीक है, क्या इससे would it let the rest of the provisions remain valid?
ठीक है। अगर ये इनवैलिड है, अगर हम सेक्शन 2 सब क्लॉज क्यू को स्ट्रक डाउन कर देते हैं तो इससे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बाकी प्रोविजंस पर क्या असर पड़ेगा, वेदर इट विल रिमेन वैलिड और नॉट। तो जजमेंट क्या आया? The judgment given by the Supreme Court was that it set aside this particular the judgment given by the Bombay High Court, ठीक है, कि जो adult male given है, ठीक है, जो word है, ठीक है, given in the definition, ठीक है, तो वो क्या है? इट शैल बी स्ट्रक डाउन एंड वुड बी डिलीटेड, उसे आप डिलीट कर दीजिए। क्या क्या किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वर्ड को ही डिलीट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी रीजनिंग क्या है, इसका रेशियो क्या है बिहाइंड दिस वाज द वर्ड्स वर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के जो वर्ड्स हैं दीज आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। और ये भी क्लियर किया कि जो एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, it should not be rendered invalid just because आपने एक वर्ड एडल्ट मेल मेंबर स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। बाकी सारे सेक्शंस जो हैं वो वैलिड रहेंगे, लेकिन सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर के शब्द को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। सो दिस केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गेव द न्यू इंटरप्रिटेशन टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जो एडल्ट मेल मेंबर की जो फुल डेफिनेशन थी, ये जो वर्ड था, उसको पूरी एक ढंग से क्या हुआ, उन्होंने उसे इंटरप्रेट किया। नाउ द नेक्स्ट इशू इज द ITAT ई-द्वार, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक पोर्टल है फॉर द IT अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ग्रीवियंसेस हैं वो है, उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल पे जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल आप अपील कर सकते, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर दिस लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन है? श्री रविशंकर है, ठीक है। श्री रविशंकर प्रसाद जो है वो आपके IT मिनिस्टर है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। बहुत IT हो रहा है, मीडिया एथिक्स कोड और ये सब, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है एक E-फाइलिंग पोर्टल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ताकि वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, ठीक है, ITAT ई-द्वार, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है आप वो फाइल कर सको, ठीक है, आप कोई भी अपील फाइल कर सको, ठीक है। तो ये जो ITAT ई-द्वार है, ठीक है, ये एक बेसिकली ये एक मीडियम है जहाँ आप डिजिटल मीडियम के थ्रू जो है अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, नया कुछ इनोवेट हुआ है, एम्पावरमेंट मिलेगा, ठीक है, इससे ग्रोथ के नए एवेन्यूज खुलेंगे, ठीक है। सो देन दिस पर्टिकुलर ITAT, दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो एनहांस भी करेगा हमारी एक्सेसिबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की कैसे हम ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कैसे काम करे, उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा, ताकि लोग इजीली जो है वहां जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हमें ट्रांसपेरेंसी देगा, अकाउंटेबिलिटी देगा, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, इट विल आल्सो रिजल्ट इनटू इकोनॉमाइजेशन ऑफ यूज ऑफ पेपर, ठीक है। ये काफी पैसा भी बचाएगा। अभी हम कितने सारे पेपर्स में सब ड्राफ्ट करते हैं, वो कर देते समय, अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है। सो इट विल सेव द कॉस्ट, ठीक है, रैशनलाइज करेगा फॉर फिक्सेशन ऑफ केसेस, ठीक है, ताकि केसेस जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो जाए। प्लस इट विल हेल्प टू फाइल अपील्स, ठीक है, जो भी मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें जल्दी जल्दी फाइल करने में मदद करेगा। तो जब ये पोर्टल जो है, वाइल लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर पोर्टल, जो मिनिस्टर है उन्होंने हाईलाइट की थी पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, क्योंकि ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, कि अब हमारे पास इतना अच्छा इंटरनेट है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो ये सब कुछ जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिजिटल इंडिया का मतलब समझे तो डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है, इट मींस एम्पावरिंग ऑर्डिनरी इंडियन, ठीक है, क्योंकि आप सब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल डिवाइड को खत्म करना चाहते हैं। अगर हम देखें, पहले बहुत कम लोग थे जो डिजिटल इकोनॉमी में बिलीव करते थे कि कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कि पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में हम कैश का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर क्या कर रहे हैं हम, डिजिटल,
मतलब कार्ड से, पेटीएम से, इससे गूगल पे से आपका कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ठीक है, 18 करोड़ केसेस का जो डेटा है वो अवेलेबल होगा इन दिस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है। प्लस दे आल्सो सजेस्टेड टू इंटीग्रेट केसेस ऑफ आईटी, एटी एंड एनडीजी, ठीक है, एनजेडीजी, ठीक है, जो आपका नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, उन दोनों के ही केसेस को क्या है, कंबाइन होने की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि कैसे हम इस पोर्टल पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो रहे हैं उसको एनफोर्स करें, ठीक है, दिस एनफोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, ठीक है। तो एक लॉन्च हुआ है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, कब लॉन्च हुआ है, 29 जून 2021 को। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये जरूरी है फॉर मेजरिंग द टाइम एंड कॉस्ट, ताकि हम रिजॉल्व कर सके स्टैंडर्डाइज्ड कॉमर्शियल डिस्प्यूट को, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसे हम रिजॉल्व कर सके, ठीक है, ढंग से। ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल है उस पर ढंग से एक एक चीज लिखी जाएगी, एक एक चीज मेंशन होगी, और उस वे में हम बहुत आराम से इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दिस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया एक पोर्टल, और जिसका एम था with the aim of promoting ease of doing business and improving contract enforcement regime. जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो केसेस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, किसी पार्टी ने नहीं माने, इसलिए केस कोर्ट में चला। अभी जो पोर्टल है सबसे पहले तो ये मदद करेगा कि हम बहुत ही आसान तरीके से जो है अपना बिजनेस कर सके, कैसे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सके। साथ ही ये मदद करेगा कि कैसे हम जो कॉन्ट्रैक्ट है कैसे हम उसको ढंग से एनफोर्स कर सकें, कैसे हम ये मेक श्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें हम एनफोर्स करें। प्लस दिस पर्टिकुलर पोर्टल विल आल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी कॉमर्शियल केसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी डेडिकेटेड कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, तो वहाँ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं। तो ये जो पोर्टल है ये बात कर रहा है कि कैसे हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट द कॉमर्शियल केसेस। नाउ दीज डेडिकेटेड कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं, दीज क्यों सेटअप हुए हैं, ये इसलिए सेटअप हुए हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है रिजॉल्व करा सकें, जो भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उसे रिजॉल्व कर सकें, ठीक है, बूस्ट कर सकें डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सक्लूसिव जुडिशियल ह्यूमन पावर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा पोर्टल है इसका मेन एम क्या है, पहली चीज है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पार्टीज में उसके हम एनफोर्समेंट में फोकस कर सके, ठीक है, जो भी कॉमर्शियल केसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवा सके, ठीक है, स्पीडी रिजोल्यूशन बता सके। देन plus it will also help in to provide the access to the repository of commercial laws, ठीक है, क्या commercial laws है, कैसे हमें उन्हें implement करना है, वो सब कुछ बात भी कर सकते। So this is this enforcement of contract portals, ठीक है, which is very important, ठीक है, ये पूरा enforcement portal वगैरह हो रहा है कि कैसे हम contract को, कैसे सब commercial issues को हम resolve करें, कैसे हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम ढंग से फॉलो करें ताकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम बहुत इजी तरीके से जो भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उन्हें रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिस पर्टिकुलर पोर्टल जो है वो लॉन्च क्यों हुआ था, क्योंकि इट वाज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू दी लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स जो भी नए आ रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो भी पॉलिसी रिफॉर्म्स है जिसे अंडरटेक किया गया है उससे हम कॉन्ट्रैक्ट्स को जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये पोर्टल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इस पोर्टल के क्या क्या फीचर्स हैं, इस पोर्टल के अगर आप लोग फीचर्स देखोगे तो इट
provides us the details about these commercial courts जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु में उनके डिटेल्स बताए जाएंगे, कब कौन सा केस लिस्ट हुआ है, कौन सा जज उसे सुनेगा, कौन सा केस पेंडिंग है, कौन सा केस का जजमेंट है, ठीक है। प्लस इट विल प्रोवाइड द वीडियोस रिलेटेड टू ई फाइलिंग, ठीक है, वो ढंग से आपको बताएगा। अब ये पोर्टल है, कैसे आपको केस फाइल करना है, क्या करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल होंगे, ठीक है, कि भाई क्या 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 स्टेप आपको करने हैं, ठीक है। देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवोकेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैनुअल्स प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है, कि जो भी मैनुअल्स है हाउ टू यूज दीज इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है, वो सारी मैनुअल्स जो है वो अवेलेबल होगी। सो दीज ई कोर्ट सर्विसेज ऐप will be provided, ठीक है, जो भी रिपोजिटरी है फॉर ऑल रिलेटेड कॉमर्शियल लॉज वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। प्लस दिस विल ऑल्सो मेंटेन कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें, ठीक है। इट ऑल्सो होस्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी किसके, बाय हाई कोर्ट्स, ठीक है, किसकी मीडिएशन में क्या हो रहा है, आर्बिट्रेशन में क्या हो रहा है, उसकी सारी जो है ऑनलाइन रिपोर्ट हाई कोर्ट जो है वो इन्फॉर्म करेगा। The next is the BharatNet PPP मॉडल, ठीक है। तो ये जो भारतनेट पीपीपी मॉडल है उसकी अब बात करें। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया है अबाउट दिस स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू भारतनेट, ठीक है, जो कि किसके अंडर आ रही है, आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर ये शामिल है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है आपके 16 स्टेट्स के अंदर, 16 स्टेट्स के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है एंड अंडर इसे 16 स्टेट्स के अंदर अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। ये प्रपोजल बताया जा रहा है कि कैसे हम जो नेट है, भारत नेट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे हम विलेजेस तक और ग्राम पंचायत तक पहुंचा सकें, ठीक है। इट इज प्रोवाइडिंग अस विद द स्ट्रैटेजी about the creation, upgradation, operation, ठीक है, maintenance and utilization of BharatNet, ठीक है, कि कैसे हम इसे अपग्रेड कर सके, क्रिएट कर सके, ऑपरेट कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रोवाइडेड है। देन देयर इज हाउ टू बिल्ड एंड कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपके भारत नेट का ये जो मॉडल है वो प्रोवाइडेड है, ठीक है। देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो सेपरेटली वर्क करता है ऑन द मोडालिटीज ऑफ रिमेनिंग स्टेट्स अंडर द यूनियन टेरिटरीज। नाउ ये जो मॉडल है, ठीक है, जो भारत नेट पीपी मॉडल है, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कैसे हम मेंटेन कर सके, यूटिलाइज कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है। प्लस इट इज एक्सपेक्टेड टू result in the faster rollout of this particular भारत नेट, ठीक है, उसको हम कर सकें, ठीक है, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकें, ताकि उन्हें प्रोवाइड कर सके रिलायबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है, उन्हें मिला सके ज्यादा से ज्यादा नेट जो है विलेज एरिया में या फिर आपके ग्राम पंचायत में पहुंचा सके। सो इट मेन एम इज टू एक्सपैंड इट, ठीक है, हम इसे कैसे बढ़ा सकें और जगहों पे ज्यादा से ज्यादा जगह पे कैसे ये पहुंच सके। सो इट विल बी इजी टू एक्सेस दिस ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, जो भी आपकी टेलीमेडिकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स है, वो सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा, इस पर्टिकुलर मॉडल पे डिपेंड करेगा, जिसको चेयरमैन है जो ये पर्टिकुलर है उसके कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाई वी आर डूइंग इट, व्हाट बेनिफिट इट विल गिव टू अस, ठीक है। तो अगर हम इसके बेनिफिट की और इसकी बात करें, ठीक है, सो इट विल प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर सके, ठीक है, कैसे बाय प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स टू कंज्यूमर, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी नई आए उसे हम कैसे यूज करें, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्विस लेवल टू कंज्यूमर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कैसे हम फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ नेटवर्क और क्विक कनेक्टिविटी फॉर कंज्यूमर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स है फॉर सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होंगे। देन इट विल प्रोवाइड
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो आपके OTT पे अवेलेबल है, जो भी मल्टीमीडिया सर्विसेज हैं, उसके लिए हमारे पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी, ठीक है। देन इट विल बी इजी एक्सेस टू ऑल ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज को इजीली एक्सेसिबल होंगे। देन व्हाट आर द ड्राफ्ट नॉर्म्स टू रेगुलेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ठीक है, क्या हमें नए नॉर्म्स बनाने, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है कि अभी रिसेंटली नए ड्राफ्ट जो है वो आए हैं, जिससे हम रेगुलेट कर सकें क्या, हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स हैं, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एमवे, टम्परवेयर, ठीक है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके उन्हें रेगुलेट करने का, और कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स को इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस नॉर्म्स में, वो ये बोल रहे हैं कि दीज कंपनीज, जैसे आपकी एमवे हुई है, टपरवेयर हुई, दे विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम जो होती है वो अलाउड नहीं होगी, ठीक है। वो नए जो रूल्स आए हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021, वो फ्रेम इसीलिए हुए हैं, ठीक है। गाइडलाइंस बनाई गई है फॉर सच डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स और कंपनीज, ठीक है, जो एडवाइजरी है नेचर में भले ही ये गाइडलाइंस, लेकिन ये गाइडलाइंस बनाई गई है कि इनके ऊपर कुछ तो लागू होना चाहिए, ये जो एमवे और टपरवेयर है वो सब कुछ, ठीक है। देन जो नए रूल्स हैं वो पेनल्टीज बता रहे हैं कि अगर कोई भी वायलेशन होता है ड्राफ्ट नॉर्म्स का, तो उसके लिए पेनल्टी इम्पोज होगी, ठीक है। जो कंपनीज हैं, ठीक है, दीज आर बैंड फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम, ठीक है, जो पिरामिड स्कीम है उस पर बैन होगा, ठीक है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, ठीक है, एंड विद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, उससे उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। प्लस दीज कंपनीज जो है उनके पास मिनिमम 1 फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। देन these companies are required to appoint chief compliance officer, ठीक है, उसे उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर होगा, जो ये जो नए रूल्स है उसके अंदर इन सब चीजों की बात हो रही है, ठीक है। उन्हें प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेगा प्रॉपर एंड अपडेटेड वेबसाइट विद ऑल द डिटेल्स ऑफ एंटिटीज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें उन्हें अपडेट करनी पड़ेगी। ये वो है जो नए रूल्स में आया है, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो नए रूल्स है वो आया है, और इससे सबको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उनको प्रॉपर अपना नो योर कस्टमर जो वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे भी आपने डायरेक्ट सेल की है, ठीक है, सेलर्स है या फिर ड्राफ्ट रूल्स जो भी प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सेलर्स हैं दे विल नॉट विजिट कंज्यूमर प्रीमाइसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, उन्हें ऐसे ही नहीं जा सकते उनके घर घर जाके कि नहीं आप खरीदो, दे शुड हैव प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड्स, पहले से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और तभी आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स के घर ऐसे जा सकते हो, ठीक है। सेलर्स जो है वो किसी तरीके का लिटरेचर या प्रोस्पेक्टस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि अप्रूव ना हो, ठीक है, जिसे सेलिंग एंटिटी ने अप्रूव ना किया हो, इस तरीके का कोई भी लिटरेचर या प्रोस्पेक्टस जो है वो कंज्यूमर्स को नहीं दे सकते। और कोई भी पर्सन जो सेल कर रहा है, ठीक है, बाय ई कॉमर्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उससे पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी, फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की, ठीक है, उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी तभी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो कर पाओ। अब हम बार बार कर रहे थे कि पिरामिड स्कीम, बट ये पिरामिड स्कीम है क्या, ये एक मल्टी लेयर नेटवर्क है ऑफ सब्सक्राइबर्स, जैसे टपरवेयर हुआ पिरामिड स्कीम ही है, वो मेन कंपनी है, मेन कंपनी ने इधर एक बंदे को दिया था तुम बेचो कितना सब फैला दिया, तो इट इज मल्टी लेयर नेटवर्क सब्सक्राइबर्स कि कौन इसमें आना चाहता है, कौन सब्सक्राइब करना चाहता है, ताकि भाई मैंने लिया, मैंने अपने अपने सब्सक्रिप्शन से और 2 लोगों को सब्सक्रिप्शन दिया ताकि बेनिफिट्स मिल सके। जैसे टपरवेयर से आता है जोमेटो गोल्ड का एग्जांपल लो, ठीक है, आपने सुना था जोमेटो गोल्ड आप तो ले ही रहे हो, उसका बेनिफिट उठा रहे हो, अगर आप किसी को और को रेफर करते हो तो उसे 100 रुपए के डिस्काउंट पे वो जोमेटो गोल्ड मिल सकता है। तो इस तरीके से ये स्कीम्स होती हैं कि मल्टी लेयर, एक से दूसरे पे कैसे वो ट्रांसफर कर सके। Now next is the new ordinance. This ordinance basically prohibits
दी स्ट्राइक्स इन डिफेंस सर्विसेज, जो भी स्ट्राइक्स डिफेंस सर्विसेज में होती हैं उसे प्रोहिबिट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है किसने, लॉ मिनिस्ट्री ने। ठीक है, सो लॉ मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली ऑन 30 जून 2021 नोटिफाइड द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या काम है इसका, ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये प्रोहिबिट कर रहा है उन एम्प्लॉयज को जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में एंगेज है फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एनी एजिटेशन और स्ट्राइक, कि आप किसी भी स्ट्राइक वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिए ठीक है जो है these essential defense service ordinance जो है इसे नोटिफाई किया था इन द बैकड्रॉप ऑफ मेजर फेडरेशन जो कि एफिलिएटेड थी विद 76,000 एम्प्लॉयज। ठीक है, जो 76,000 एम्प्लॉयज थे किसके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे कि वो ऐसे they cannot go on strike for indefinite period। ठीक है, वो गवर्नमेंट वो गलत है क्योंकि अभी रिसेंटली वो चले गए थे स्ट्राइक पे। ठीक है, फ्रॉम 26 जुलाई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू कॉर्पोरेटाइज द ओएफबी, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, स्ट्राइक पे गए हैं। ठीक है, नाउ what are the provisions of this particular ordinance, क्या क्या provisions provided है। तो under this particular ordinance जो स्ट्राइक है वो इलीगल कर दी गई है और कोई भी पर्सन जो कमेंट्स करता है स्ट्राइक को या फिर पार्ट लेता है स्ट्राइक में उसे पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो टू डू अ स्ट्राइक ये हमारा क्या है, एक डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस से उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया और कोई भी पर्सन जो स्ट्राइक कर रहा है या स्ट्राइक के अंदर पार्ट ले रहा है या लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि दे शुड टेक पार्ट इन स्ट्राइक, उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। सो अंडर दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि कंडीशंस के अंदर, एम्प्लॉयज की कंडीशंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इवन आफ्टर कॉर्पोरेटाइजेशन। अगर कॉर्पोरेटाइजेशन हो भी रहा है तो भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। मोरओवर दिस पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो क्या एम कर रहा है, अबाउट द इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, जो भी और एम्प्लॉयज जो कि इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट सर्विसेज ऑपरेशन, ठीक है, या फिर उनके रिपेयर की या मेंटेनेंस की, ठीक है, वो सब लोग किसके अंदर आएंगे, इस ऑर्डिनेंस के एम्बिट के अंदर आएंगे, इस ऑर्डिनेंस के अंडर आएंगे। Now what is this corporatization? ठीक है, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, अप्रूव किया है एक लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल। ये प्रपोजल किससे डील कर रहा है, इट इज डीलिंग विद द रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, अबाउट 200-year old ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बुक। ठीक है, अब ये जो था ये पहले 41 एमिनेशन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट जो थी उससे ऑपरेट कर रहे थे, ओएफबी ऑपरेट कर रही थी इसको। ठीक है, बट इट हैज नाउ बीन सबसम्ड इनटू 7 स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस ताकि हम अकाउंटेबिलिटी ला सके, एफिशिएंसी ला सके। तो कुल मिला के ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस आया है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक्स को इन डिफेंस सर्विसेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस है। ठीक है, देन आपके ड्राफ्ट नॉर्म्स आए हैं कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके एमवे एंड टपरवेयर, जिसे हमें याद रखना है। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट दिस भारत नेट पीपी बिल, जहाँ मेन एम क्या है कि हम टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस ला सके। ठीक है, ताकि हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेटवर्क एंड क्विक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर्स को। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव टेरिफ्स हैं वो प्रोवाइड कर सके। देन इट विल प्रोवाइड सर्विसेज ऑन हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, ठीक है, जो भी है वो प्रोवाइड कर सके। इट विल बी इजी टू एक्सेस ऑल ऑनलाइन सर्विसेज, तो उसको लेकर ही ये भारत नेट का जो आपका पीपीपी मॉडल है उसे वो लेकर आए हैं ताकि वो ये सब चीजें कर सके।
Then we talked about these enforcing contract portals कि कैसे जो आपके कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है वगैरह है उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है। कोड्स है, स्पेसिफाइड कोड्स हैं, कॉमर्शियल कोड्स जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु से डील करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जल्द से जल्द हमें स्पीडी रिजोल्यूशन मिल सके ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, ताकि वो बूस्ट कर सके डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सक्लूसिव जुडिशियल ह्यूमन पावर, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि अब पूरी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली आप ई फाइल कर सकते हो, ठीक है, कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फाइल हो सकेगी अपील, जिसे भी कोई भी ग्रीवेंस है वो इस अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अपना ग्रीवेंस फाइल कर सकता है। Then we talked about the two landmark judgments which are important, ठीक है, जिसमें से एक जो है आपका डील करता है किससे, अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। एक केस हमने पढ़ा जो था आपका उससे श्रेया सिंघल के केस से, दैट इज सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। उसके अलावा हमने पढ़े क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज गो थ्रू ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू कवर द क्वेश्चन आंसर्स, टुमारो आई विल बी टेकिंग सम पैराग्राफ based question answers and these question answers which are related to your लीगल जीके, जो आपके लीगल जीके के अंदर आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं लूंगी। सो प्लीज गो थ्रू इट, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, एग्जाम्स बहुत पास में है। जिन लोगों ने सिम्बोसिस का पेपर भरा है उन्होंने कल डेमो एग्जाम दिया होगा सिम्बोसिस का। सो आई होप ऑल ऑफ यू कुड हैव अंडरस्टूड कि कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो तो आपको घर से ही देना है, ऑनलाइन मोड में होने वाला है, तो ढंग से दीजिएगा। 10th to 12th वो एग्जाम होने वाला है, सो गिव इट प्रॉपरली, ठीक है। किसी को कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, देन दे कैन आस्क मी। देन देयर इज योर क्लैट और एलेट का भी एग्जाम है, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड आवर सिलेबस। तो अब ये आप लोगों को करना है, पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम है पूछिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। So that's it for today. In tomorrow's class, I will take up the paragraph-based questions and the questions related to your legal GK या फिर जो आपके landmark judgment से related है, वो सब questions के बारे में हम discuss करें. So that's it for today. Thank you.